आज की सारी बड़ी खबरें के सदा के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर दलित समाज के लोगों को साथ में लाने के लिए और बहन कुमारी मायावती के द्वारा गठबंधन नहीं किया जाएगा, इस तरीके के ऐलान के बाद अब राहुल गांधी खुद मैदान में उतरे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बताएंगे कब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी काशीराम जी के जयंती के मौके पर करने वाले हैं बड़ा समारोह दोस्तों, और ऐसे में राहुल के कई कार्यक्रम रद्द हो गए, लेकिन केवल ये कार्यक्रम क्यों नहीं रद्द हुआ, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पीडीए गठबंधन को एकजुट करने के लिए मैदान में उतर रही है और क्यों बहुजन समाज पार्टी पर बनेगा और ज्यादा दबाव। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार डंके की चोट पर परिवर्तन होगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ दिनों पहले बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती जी की ओर से कहा गया था कि उनकी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी, यानी कांग्रेस पार्टी उम्मीद में बैठी हुई थी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन करेंगे और दलित समाज को साथ में लेकर पीडीए गठबंधन के तहत इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी ने एक ऐसा बयान दिया दोस्तों जिससे लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन नहीं बन पाएगा। यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी अब खुद से बहुजन समाज के लोगों से संपर्क साध रहे हैं दोस्तों। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर एक नई बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी 13 मार्च को पूरे प्रदेश भर के अंदर सामाजिक परिवर्तन दिवस मनाएगी और यह कार्यक्रम लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित किया जाएगा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसमें मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे दोस्तों। इस मौके पर दलित और पिछड़े समाज के लोगों के साथ में संवाद किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की रणनीति से सीधा जोड़कर आगे बढ़ा रही है। अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि बहुजन आंदोलन की विरासत और काशीराम जी के मशहूर नारे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के जरिए दलित समाज के लोगों को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राहुल गांधी ने पिछले वर्ष जातीय जनगणना कराने की मांग की थी दोस्तों। डंके की चोट पर राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे थे। इसके बाद बीजेपी सरकार को आखिरकार बोलना पड़ा कि वो जनगणना में जातीय जनगणना का भी पहलू जोड़ेंगे। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, जिसे लेकर राहुल गांधी अभी मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों ये बात तय है कि सपा और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में होने जा रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी दलित समाज के लोगों को आगे बढ़ाए, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाए, पार्टी से उनको जोड़े। दलित समाज के लोग जितना कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे उतना इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को अमूमन दलित समाज के लोग वोट देते आए हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी पहले भी बल्कि कई सालों से लगातार दलित समाज, मुस्लिम समाज और ब्राह्मण समाज की पार्टी मानी जाती रही है। ऐसे में दोस्तों इस बार कांग्रेस पार्टी का फोकस भी पूरी तरीके से इन्हीं 3 वोटों पर है। ऐसे में देखना यह होगा कि 2027 के चुनाव में किस तरीके के बड़े परिवर्तन होते हैं दोस्तों। और राहुल गांधी का ये जो कार्यक्रम होने वाला है ये किस लिए जरूरी है, इस पर एक और बड़ी अपडेट आई है। अपडेट यह है कि राहुल गांधी दिशा की बैठक में रायबरेली और अमेठी आने वाले थे दोस्तों। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद है, तो ऐसे में सांसद का काम होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो बैठक होती है जिसे दिशा की बैठक बोला जाता है, उस बैठक में शामिल होकर प्रशासन के लोगों से पूछे कि उन्होंने विकास के नाम पर कितना काम किया है रायबरेली क्षेत्र के अंदर। तो राहुल गांधी को दिशा की बैठक में आना था, लेकिन राहुल गांधी की जगह कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी का प्रतिनिधि वहां मौजूद रहेगा दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी पुराने प्रोग्राम के हिसाब से पहले दिशा की बैठक में रायबरेली जाते, उसके बाद 13 तारीख को यानी परसों राहुल गांधी काशीराम जी की जयंती के मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम में शामिल होते। लेकिन राहुल गांधी का कार्यक्रम रायबरेली में दिशा वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इसके बावजूद राहुल गांधी 13 तारीख को काशीराम जी की जयंती के मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम में शामिल होंगे, यानी यथावत कार्यक्रम चलता रहेगा। इससे पता चल रहा है कि दलित समाज के लोगों को साथ में जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी कितना सीरियस है कि राहुल गांधी को दिशा की बैठक को अपने पार्लियामेंट के काम के कारण रद्द करना पड़ा, लेकिन पार्टी पूरी तरीके से काशीराम जी की जयंती मनाएगी दोस्तों। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी की इस रणनीति को लेकर काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी फैसला लिया है कि वो किसी भी तरीके से बहुजन समाज को अकेला नहीं छोड़ सकते और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। उनको कांग्रेस के साथ में गठबंधन बनाना चाहिए, क्योंकि सपा, कांग्रेस और मायावती जी की पार्टी बीएसपी का अगर गठबंधन होता है दोस्तों तो बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और जनता परिवर्तन मांगने के लिए लगातार मैदान में उतर रही है। 24 के चुनाव में लोगों ने बताया भी कि वो कांग्रेस और सपा के गठबंधन के साथ में खड़े हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट मिल जाए तो बीजेपी को 80 से 90% सीटों पर हराया जा सकता है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर मिडिल ईस्ट में चल रहे जबरदस्त तरीके के जंग के बीच में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर बढ़ रहे सिलेंडर के दाम और लोगों के धक्का मुक्की और दबाव को लेकर मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा की नेत्री अलका लांबा सिलेंडर लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। हुआ ये दोस्तों की जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि
अलका लांबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है दोस्तों, उनके सीधे हाथ पर सिलेंडर रखा हुआ है जिसके ऊपर माला चढ़ा दी गई है। ऐसे ही उनके लेफ्ट हैंड पर उल्टे हाथ पर आप लोग देख सकते हैं कि चूल्हा रखा हुआ है, चूल्हे पर एक कुकर रखा हुआ है, कुकर के ऊपर फूल चढ़ा दिया गया है, माला चढ़ा दिया गया है। यानी ऐसा लग रहा है कि सिलेंडर को भी बोल दिया गया है कि अब सिलेंडर भी खत्म हो चुके हैं, चल बसे हैं, और इसी तरीके से कुकर भी चल बसा है। फिर एक भगोना भी रखा हुआ है दोस्तों और लकड़ियां रखी हुई है क्योंकि सिलेंडर तो चल नहीं रहा, तो फिर अब लकड़ियों से ही देश के लोगों को खाना बनाना पड़ेगा। यानी नरेंद्र मोदी के सरकार में जहां पर लोगों से वादा किया गया था कि सस्ते सिलेंडर मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों से तो वादा किया गया था कि दीपावली और होली पर उनको सिलेंडर दिया जाएगा। दोस्तों आज तक दूरबीन लगाकर उत्तर प्रदेश की जनता सिलेंडर ढूंढ रही है कि फ्री सिलेंडर है कहां, जो शाह आकर हर हर गली गली कोने कोने में बोलकर गए थे। और अब अपडेट यह है दोस्तों कि मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे जबरदस्त तरीके के बवाल का हवाला देकर गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई तरीके के गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं और प्रेस नोट जारी करते हुए कहा जा रहा है कि सिलेंडर को बचा बचा कर इस्तेमाल करिए। कमर्शियल सिलेंडर तो दिए भी नहीं जा रहे कई राज्यों के अंदर, जिस कारण से कई रेस्टोरेंट बंद भी हो गए हैं। दोस्तों इन्हीं बातों पर जोर शोर से कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है और अलका लांबा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें लेकर पहुंच गई और उन्होंने एक पोस्टर भी दिखाया है दोस्तों, एक टेम्पलेट लिखा हुआ है जिसमें कि द प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, यानी हमारा प्रधानमंत्री समझौताकारी है, अमेरिका के साथ में समझौता करके बैठा हुआ है, अमेरिका के इशारे पर नाच रहा है। कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के लोग यही बात जब एआई समिट में बोलकर आए थे तो बीजेपी के लोग बवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन महिला कांग्रेस की अध्यक्ष तो महंगाई के मुद्दे के साथ में प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज भी खुलकर डंके की चोट पर बोल रही हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के नेताओं के घर के बाहर सिलेंडर ले जाकर जोरदार तरीके का विरोध करना चाहिए, खाली सिलेंडर ले जाकर विरोध करना चाहिए, जैसे स्मृति ईरानी एक टाइम में खाली सिलेंडर लेकर गली गली में जाकर प्रोटेस्ट करती थी, विरोध करती थी। दोस्तों प्याज गले में डालकर बीजेपी के लोग विरोध करते थे प्याज के दाम बढ़ने पर, तो अब कांग्रेस पार्टी को भी उसी रास्ते को अपनाना चाहिए और मीडिया वालों के घर के बगल में जाकर, खासकर दोस्तों जो मीडिया वाले दिल्ली और नोएडा में है जिनका दफ्तर नोएडा से चलता है, उनके दफ्तर के बाहर भी सिलेंडर खाली सिलेंडर ले जाकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, ताकि इसी बहाने गोदी मीडिया वाले देखें कि देश के अंदर सिलेंडर को लेकर आम जनता परेशान हो रही है, उनको लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है और बीजेपी सरकार अलग अलग गाइडलाइंस देकर कह रहे हैं कि ये करो वो मत करो, इतना यूज करो उतना यूज मत करो, कमर्शियल को देंगे नहीं उसको दे देंगे। इस तरीके से दोस्तों पल पल में नियम बदले जा रहे हैं और कमर्शियल का तो कहना ही क्या है, रेस्टोरेंट के बिजनेस 20% तो ठप हो ही चुके हैं और बड़े शहरों के अंदर इसका व्यापक असर नजर आ रहा है, यानी काफी उल्टा लेकिन व्यापक असर जरूर है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सर पर सिलेंडर लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्या पूरे विपक्ष को ऐसा बवाल करना चाहिए दोस्तों जैसे भाजपा के लोग 2011-12 के दौरान कांग्रेस की सरकार को लेकर करते थे? अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर संकेत है कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी को और मजा चखाने वाली है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। आप लोग देखेंगे 2-4 दिनों में स्मृति ईरानी बोलेंगे कि इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है, हमको सरकार का साथ देना चाहिए, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि स्मृति ईरानी को अब थोड़ा कम इन मामलों पर बोलना चाहिए और उनको भी अपने पुरानी तस्वीर दिखाकर प्रोटेस्ट करने के लिए आना चाहिए, आखिर जनता तो अभी भी त्रस्त है। चलते हैं एक और अपडेट तो दोस्तों, जिसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ साठ गांठ करके भी लेफ्ट पार्टी का कुछ गुजारा वजारा होना नहीं है दोस्तों। केरला से ये अपडेट आ रही है, केरल में 10 सालों से लेफ्ट पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन अब लेफ्ट पार्टी की सरकार में जिस तरीके से सोने का स्कैम हुआ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए और पूरे लेफ्ट के शासन काल के दौरान आम जनता परेशान रही दोस्तों, दिवालियापन केरला में देखने को मिला। तो अब कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ गठबंधन के लिए अच्छी खबर यह है कि लेफ्ट गठबंधन को हटाकर आम जनता कह रही है कि वापस परिवर्तन करेंगे और 10 साल हो गया, अब लेफ्ट को हटाकर कांग्रेस और यूडीएफ की सरकार बनाएंगे दोस्तों। मनोरमा न्यूज ट्रैकर ने एक बड़ी अपडेट दी है, उन्होंने बताया है कि केरल के होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एलडीएफ गठबंधन यानी लेफ्ट गठबंधन के लिए बुरी खबर आई है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त तरीके का माहौल है। 52.9% लोग यानी तकरीबन आधे से ज्यादा लोग इस बात को मानते हैं कि लेफ्ट गठबंधन की सरकार ने केरल का बंटाधार कर दिया है। 49.1% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का प्रदर्शन एकदम वाहियात खराब रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी केरल में राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की तुलना में काफी ज्यादा है दोस्तों। केरल की जनता से पूछा गया कि लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आप लोग प्रधानमंत्री के तौर पर किसको आगे देखते हैं, तो 51% बल्कि 52% लोगों ने कहा कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री केंद्र में देखना चाहते हैं और केवल 29% के आसपास लोगों ने नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बताया दोस्तों। यानी सोचिए एनडीए गठबंधन की स्थिति इतनी खराब है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के लिए 30% के आसपास ही लोग केरला में बोल रहे हैं, जबकि केरला में बीजेपी का एक सांसद भी अभी हाल फिलहाल में जीता था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बढ़ता हुआ ट्रेंड होता है, जैसा कि गोदी मीडिया में दावा किया जाता है कि केरल में एनडीए गठबंधन बहुत अच्छा करेगी, लेकिन स्थिति अलग है दोस्तों। केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कोई पसंद नहीं करता और यूं कह सकते हैं कि केरल और बीजेपी दोनों एक नदी के दो किनारे हैं जो कभी आपस में मिल नहीं सकते। अगर मिल जाएंगे तो नदी खत्म हो जाएगी और इसीलिए बीजेपी की ये राजनीति यहाँ पर पूरी तरीके से केरला में फिर फेल होती हुई नजर आने लगी है। ऐसे में लेफ्ट गठबंधन के लिए भी कह सकते हैं कि अब उनके लिए भी टाटा अलविदा बाय बाय जैसी स्थिति बन गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में हुए डिबेट के दौरान शाह ने कहा कि स्पीकर सभी के होते हैं, उन पर अविश्वास का प्रस्ताव लाना अफसोसजनक बात है। इस पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कह दिया
कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जो प्रधानमंत्री हो तो कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर हो चुका है, हमें बोलने तक से रोका जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, यानी राहुल गांधी को रोका नहीं गया। दोस्तों दुनिया वीडियो देख रही है, राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं और बार बार स्पीकर उनको डिस्टर्ब करते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि नहीं नहीं कभी नहीं हुआ। यानी सोचिए दोस्तों, रविशंकर प्रसाद खुलेआम उस बात को झुटला रहे हैं जो जनता, आम जनता के बीच में बातें एकदम क्लियर है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि रविशंकर प्रसाद कितना भी नेवर नेवर कर ले कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो गलत है, राहुल गांधी सही नहीं बोल रहे, तो आज की डेट में उनको तभी कोई बीजेपी मुख्यमंत्री या फिर किसी भी मंत्री का पोस्ट नहीं देगी, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी की राजनीति को सूट नहीं करते। और रविशंकर प्रसाद सोच रहे हैं कि इस तरीके की बातें बोल देंगे, राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बना देंगे तो उनको कुछ पोस्ट मिल जाएगा। ऐसा होना है नहीं। रविशंकर प्रसाद को तो बिहार में ही कोई बड़ा पोस्ट देना चाहिए था दोस्तों, उनको तो एकदम साइडलाइन कर दिया गया है और हो सकता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव के अंदर इनको टिकट भी ना दिया जाए। रविशंकर प्रसाद एक ऐसे नेता है जो अडवाणी टाइम के नेता है दोस्तों, अडवाणी और अटल के टाइम के नेता है जो आज भारतीय जनता पार्टी में एकदम इररिलेवेंट से होते चले जा रहे हैं, यानी उनकी प्रासंगिकता ही खत्म हो रही है। मोदी और शाह के जो आसपास के नेता हैं उन लोगों का दबदबा बीजेपी में बढ़ता जा रहा है, तो अब अटल अडवाणी के टाइम के नेता धीरे धीरे करके साइडलाइन कर दिए जा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद बेशक राहुल गांधी को संसद में आकर ये बोलने की कोशिश करे कि नहीं राहुल गांधी जी आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी इनको आगे भी कोई भाव देगी नहीं। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ यूजीसी के मामले को लेकर तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा को आंख बंद करके सपोर्ट करने वाला पूरा इकोसिस्टम हिला पड़ा है दोस्तों, और इस पूरे इकोसिस्टम का नेतृत्व कुछ लोग कर रहे हैं, जिसमें एक यूट्यूबर अजीत भारती भी है। भारती बीजेपी के नेता और हिंदुत्ववादी चेहरे कहे जाने वाले साक्षी महाराज की उस बात पर भड़क गया दोस्तों, जिसमें साक्षी महाराज ने कहा था कि अगर SC ST OBC के लोगों ने बीजेपी को वोट देना बंद कर दिया तो अपर कास्ट का कोई व्यक्ति यानी सवर्ण समाज का कोई व्यक्ति नेता नहीं बन पाएगा, और SC ST OBC समाज के लोग वोट देते हैं इसीलिए सवर्ण समाज के लोग नेता बन पाते हैं। उनके इस बयान पर अजीत भारती भड़का तो फिर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि क्या दौर आ चुका है जब राइट विंग वाले यानी दक्षिण पंथी विचारधारा वाले लोग अब साध्वी रितंबरा और साक्षी महाराज को हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, और ये सब कुछ यूजीसी के गाइडलाइंस के कंट्रोवर्सी के कारण हो रहा है। और फिर अजीत भारती कहता है कि हिंदू SC ST OBC की कुल संख्या 2011 के SECC के अनुसार 52% है, सवर्ण 30% के आसपास है, मुस्लिम समाज के लोग 15% और ईसाई 2.3% के आसपास है। साक्षी महाराज 2 कौड़ी का अवसरवादी नेता है, यानी अवसरवादी नेता बीजेपी के नेता को बताया जा रहा है दोस्तों। कैसे कैसे अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, 2 कौड़ी 3 कौड़ी, समझ सकते हैं आप कैसे ये लोग बीजेपी को पहले सपोर्ट करते थे दोस्तों, लेकिन जैसे यूजीसी का गाइडलाइंस आया तो पूरा मानसिकता इनकी सबके सामने आ गई। हिंदुत्व के नाम पर लोगों को जोड़ रहे थे, आज की डेट में ये सवर्ण समाज की राजनीति कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि यूजीसी का जो गाइडलाइंस आया है उसे हिंदू एकता पर चोट पहुंची है, क्योंकि सवर्ण समाज के लोगों को लेकर उनके खिलाफ ये आदेश आया है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो इनमें जबरदस्त तरीके से आपस में ही बवाल होने वाला है और भी होगा दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अमित शाह जी ऐसा लगता है दोस्तों कि अब जी कहलाने के लायक नहीं है। यानी एक टाइम में गृह मंत्री का काफी सम्मान होता था, लोग कहते थे कि माननीय गृह मंत्री जी आए हैं, माननीय गृह मंत्री देश का मार्गदर्शन करेंगे, इस तरीके से एक बड़ा सा भूमिका बांधा जाता था, यानी पूरी तरीके से सम्मानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता था। लेकिन गृह मंत्री की आजकल जो हरकतें दिखाई दे रही है दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनके जो शब्द है उससे लगता है कि अब बीजेपी के लोगों के सारे शब्द खत्म हो गए हैं दोस्तों। ये लोग अब इस स्तर पर उतर आए हैं कि इनके शब्दों में गालियां नजर आने लगी है, गालियां सुनाई देने लगी है। अमित शाह जगदंबिका पाल जब चेयर पर बैठे हुए थे और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रहा था तब भाषण देते हैं, और इस भाषण के दौरान अमित शाह कहते हैं कि मुझे तो बोलने में भी साला संकोच होता है। यानी दोस्तों अब सोचिए कि एक गृह मंत्री इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, साला संकोच होता है, ये शब्द है गृह मंत्री के, और ये गृह मंत्री उम्मीद करते हैं कि लोग इनको सम्मानजनक बातों से संबोधित करे, सम्मानजनक इनको उपाधि देकर संबोधित करे। अब दोस्तों सवाल तो ये है सबसे बड़ा कि गृह मंत्री जी के पास क्या कोई दूसरा शब्द नहीं था? क्या नरेंद्र मोदी अपने गृह मंत्री को यह समझा नहीं सकते कि वो पुरानी हरकतें छोड़ दे, अब वो देश के गृह मंत्री हैं और इस तरीके के विवादित शब्दों का इस्तेमाल ना करे? बच्चे भी पार्लियामेंट का डिस्कशन देखते हैं, उनके मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल गृह मंत्री जी कर रहे हैं वो शब्द भारतीय संस्कारों में अपशब्द माना जाता है और कुछ लोग इसे गाली भी मानते हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पहले भी यह हरकत की थी और तब भी माफी नहीं मांगा था, एक बार फिर से अमित शाह को अब इस पूरे मामले पर माफी मांगना चाहिए और अमित शाह को लिखा हुआ ही भाषण देना चाहिए, क्योंकि जब वो बिना लिखा भाषण देते हैं तो किस तरीके का कांड करते हैं और देश के अंदर एक गृह मंत्री के पोस्ट पर इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं दोस्तों जिसकी कोई गिनती नहीं है। सोचिए ये गृह मंत्री का वो पोस्ट है जिस पर हमारे देश के राष्ट्रीय पुरुष सरदार पटेल रहे, उन्होंने भारत को एकीकरण करके भारत को एक प्रतिष्ठित देश बनाया, उन्होंने भारत को हर तरीके से तरक्की कराया और उनके भाषा में जो शालीनता थी दोस्तों, जो भाषा था उनका, उसे अगर कोई सुन ले तो कहीं ना कहीं लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती थी और भाषा का अपना खुद का एक साइंस होता था और लोग भाषा इस्तेमाल करते थे लोगों को प्रभावित करने के लिए। लेकिन आजकल भाषण में जिस तरीके के अपशब्दों का
इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, इससे पता है कि कहीं ना कहीं इनके पास शब्द ही कम हो गए हैं और जो व्यक्ति शब्द नहीं ढूंढ सकता, भाषा का इस्तेमाल सही से नहीं कर सकता, वो फिर देश को क्या मार्गदर्शन देगा। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा अमित शाह के बारे में, जो बार बार इस तरीके की बातें करते हैं और अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर पहले तो कार्रवाई करनी चाहिए और इनको कम से कम 10-12 दिन के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए ताकि सजा मिले तो आगे जाकर सुधरे। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में बसपा के टिकट पर लोकसभा के सांसद रह चुके कांग्रेस पार्टी के नेता के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा चल रही है। बसपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत कम वोटों से हारे व्यक्ति का चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है, लेकिन अब विधानसभा में किस्मत आजमाएंगे और कौन सी सीट से आजमाएंगे आप लोग जानते ही हैं। दरअसल दोस्तों ये जो चर्चा चल रही है ये दानिश अली को लेकर चल रही है, जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब वो लगभग 28,000 वोटों के अंतर से मात्र चुनाव हारे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुंवर सिंह तंवर ने यहाँ पर चुनाव जीता था। कुंवर सिंह तंवर को 4,76,000 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कुंवर दानिश अली को 4,47,000 वोट मिला था। तो अच्छा खासा इनका दबदबा था दोस्तों। ऐसे में अमरोहा से अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो जरूर जीतकर आएंगे। और वैसे भी अगर आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कई सारे ऐसे नेताओं को मैदान में उतारेगी दोस्तों जो चुनाव में अच्छा खासा परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन जीत उनको नहीं मिली और विधानसभा में उनके जीत की संभावना भी बहुत ज्यादा है। आपकी जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की धरती से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि खाड़ी में हमारे सभी दोस्त देशों ने, सरकारों ने को वादा किया है कि हमारे नागरिकों का ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी 24 घंटे ग्लोबल संकट पर राजनीति कर रही है। नरेंद्र मोदी ये इनडायरेक्ट तरीके से बताना चाह रहे हैं कि उनकी सरकार गैस सिलेंडर और एलपीजी की जितनी भी स्थिति है उस पर पूरी तरीके से फेल हो रही है और कांग्रेस पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सवाल यह है दोस्तों कि कांग्रेस राजनीति कर रही है या बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ में ट्रेड डील किया, व्यापार समझौता किया, तो नरेंद्र मोदी को भारतीय किसानों के हित के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। तो फिर कांग्रेस पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है, उनको 60% जनता का समर्थन है, तो वो विरोध तो करेंगे ही। तो फिर प्रधानमंत्री को दिक्कत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी रील बनाकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। आप लोग क्या राय है दोस्तों, क्या बोलना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ भारत की आम जनता से किस लेवल का टैक्स वसूला जा रहा है दोस्तों, इस बारे में जानकारी देते हुए जॉन ब्रिटास ने एक बड़ी जानकारी दी है। सीपीआई के राज्यसभा के सांसद जॉन ब्रिटास कहते हैं कि 2016-17 के बीच में सेस और सरचार्ज जो भारत सरकार लगाती थी उसका जो कलेक्शन था वो 1,99,000 करोड़ रुपए था। 2025-26 में बढ़कर 5,82,000 करोड़ हो जाता है। फिर 2026-27 में 6,30,000 करोड़ हो जाता है और लगभग ट्रिपल हो चुका है एक दशक के अंदर में। सवाल ये उठता है कि जो सेस और सरचार्ज लगाए जा रहे हैं, पहले ये जीएसटी का जो रिफॉर्म आया था, यानी जो पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया था, तब लाया गया था ताकि सरकार अतिरिक्त पैसा कमाए और केंद्र सरकार वो पैसा उन राज्यों को दे जिनको जीएसटी के कारण नुकसान हो रहा है। लेकिन आज की स्थिति यह है दोस्तों कि पैसे तो केंद्र सरकार वसूल रही है आम जनता से, लेकिन इस पैसे को उन राज्यों को नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा है जिन राज्यों को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। यानी हिमाचल प्रदेश पैसा मांग रहा है कि हमको सेस का पैसा दो, आपने वादा किया था जीएसटी लागू करते वक्त, तो अब केंद्र की बीजेपी सरकार वो पैसा देने को तैयार नहीं है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब राज्य के नाम पर सेस और सरचार्ज वसूला जा रहा है तो राज्य सरकार को टैक्स देना चाहिए, यानी टैक्स का एक अच्छा हिस्सा देना चाहिए। ऐसे में तमिलनाडु और केरला जैसे राज्य भी नाराजगी जता रहे हैं जो बीजेपी रवैया अपना रही है। उस पर दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार क्या देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी घोषित करके चला रही है। दोस्तों अपडेट यह है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने भाजपा सरकार ने एक्स और इंस्टाग्राम को उन सारे पोस्ट को डिलीट करने के लिए बोला है जो क्रिटिकल है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, यानी नरेंद्र मोदी को लेकर आलोचनात्मक बातें बोली गई है। दोस्तों नरेंद्र मोदी इस बात को बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई आलोचनात्मक पोस्ट कर दे। यानी नरेंद्र मोदी की आलोचना करना तो देश की जनता का हक होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है भारत के अंदर, कोई तानाशाही तो चल नहीं रही और डेमोक्रेसी के नाम पर ही देश में दावा किया जाता है कि विकास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो ये किस तरीके की डेमोक्रेसी है कि लोग नरेंद्र मोदी की आलोचना भी नहीं कर सकते, गाली तो कोई नहीं दे रहा। अगर कोई गाली देता है प्रधानमंत्री को तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई गाली नहीं दे रहा और नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहा है और सटायर कर रहा है यानी व्यंग कर रहा है, तो उस पोस्ट को हटाने की क्या जरूरत है? क्या नरेंद्र मोदी तानाशाही रवैया अपनाना चाहते हैं देश के अंदर? इस पूरे मामले पर अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे देश में ऐसा लग रहा है कि मानो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है, यानी आपातकाल लगा दिया गया है और देश के अंदर लोगों क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्ट भी ना कर पाए। केंद्र सरकार क्या छोटी सी बात से भड़क रही है? कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग इतने डरे पड़े हैं कि इंस्टाग्राम और इनको ट्विटर आजकल दिख रहा है ऐसा जैसे बीजेपी के खिलाफ माहौल बना पड़ा है, अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
कुछ देश हैं जो डंके की चोट पर अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों, उसमें स्पेन का नाम है। स्पेन ने डंके की चोट पर बोला कि वो इजराइल के अंदर अपने दूतावास को बंद कर रहे हैं, अपने एम्बेसडर को वहां से हटा रहे हैं, इजराइल के साथ में कोई संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका मिलकर स्पेन पर दबाव बना रहे थे। स्पेन डंके की चोट पर विरोध कर रहा है और कह रहा है कि ईरान पर हमले में हम लोग आप लोगों का साथ नहीं दे सकते, आपको जो करना है करो। पहले स्पेन पर दबाव बनाया गया, ट्रंप ने कहा कि वो बड़ा बदतमीज है, उल्टी सीधी बातें स्पेन का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, लेकिन इस बात पर भी पूरी तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों पेड्रो सैंचेज। उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल भी अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे, ईरान से पंगा लेना हमारा काम नहीं है और हम पंगे लेंगे भी नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि इसी तरीके से सबको डंके की चोट पर विरोध करना चाहिए उन देशों का जो जबरदस्ती की लड़ाई पूरी दुनिया में फैलाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों ह्यूमन राइट वॉच का कहना है कि इजराइल लेबनान में अवैध रूप से सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे आम जनता त्रस्त हो रखी है, त्राहिमाम हो रखी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि इजरायली सेना ने 3 मार्च को दक्षिण लेबनान शहर के यूमोर में घरों पर अवैध रूप से सफेद फास्फोरस का पाउडर और गोला बारूद का इस्तेमाल किया, जिससे नागरिकों के अंदर खतरा पैदा हो गया है। ह्यूमन राइट वॉच ने लेबनान के शोधकर्ता रामजी गैस के बयान पर कहा कि सफेद फास्फोरस के ज्वलनशील प्रभावों से मौत और गंभीरता बढ़ती जा रही है, यानी गंभीर चोट बढ़ती जा रही है। फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ होता है दोस्तों जो काफी ज्यादा जलनशील होता है, यानी अगर उसको हवा लग जाए तो हवा में पूरी तरीके से जल जाता है और इसे आम जनता को काफी चोट पहुंच रहा है, यानी आम जनता पर अलग लेवल की प्रताड़ना इजराइल कर रहा है, यानी सारी लिमिट पार कर दी गई है दोस्तों, एक राक्षस की तरह बर्ताव करता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।